हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अनुप्रीता मिश्रा। आप अनुप्रीता मिश्रा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के चैनल पर नेटवर्क एनालिसिस सब्जेक्ट या सर्किट एनालिसिस सब्जेक्ट या सर्किट थ्योरी या नेटवर्क थ्योरी या फंडामेंटल ऑफ बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इन सब्जेक्ट्स का एक टॉपिक मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम पढ़ रहे हैं। इससे रिलेटेड मैं अभी तक 5 वीडियोस पब्लिश कर चुकी हूँ, जिसमें शुरू के 3 वीडियोस मेरे जो थे वो थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन के थे। बाद के 2 वीडियोस जो थे वो डीसी सर्किट पर मैक्सिमम पावर ट्रांसमिशन थ्योरम को अप्लाई करने वाले प्रॉब्लम्स थे। आज मैं प्रॉब्लम ले रही हूँ एसी सर्किट से रिलेटेड, और हर बार मेरा चॉइस ऑफ प्रॉब्लम्स कुछ ऐसा होता है कि आपको कुछ ना कुछ वहाँ पर टिप मिल जाए सम सॉल्व करने की, सर्किट सॉल्व करने की, सर्किट को एनालाइज करने की, जो आपको मदद करेगा फास्ट सॉल्यूशन फाइंड आउट करने में। तो ऐसा ही प्रॉब्लम मैंने यहाँ पर लिया है। क्या ट्रिकीनेस है वो मैं आगे आपको बताऊंगी। ये एक सर्किट है जिसमें मुझे पता करना है ए और बी के बीच में कितना ZL अप्लाई करे लोड इम्पिडेंस, ताकि मैक्सिमम पावर ट्रांसमिट कर सके ये सर्किट बाकी का, और साथ में हमें कितनी मैक्सिमम पावर ट्रांसमिट हो रही है उस ZL को, वो भी हमें पता करना है। अब ZL जो होता है वो हमेशा कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ इंटरनल इम्पिडेंस या थेवेनिन इम्पिडेंस के कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के बराबर होता है, तभी मैक्सिमम पावर ट्रांसमिट होती है। मतलब हमें अगर फाइंड करना है ZL कितना होगा ताकि मैक्सिमम पावर ट्रांसमिट हो सके, तो वो ZL हमेशा Z इंटरनल के कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट या Z थेवेनिन के कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के बराबर होता है। लास्ट वीडियोस या थ्योरी में भी आप पढ़ चुके मैक्सिमम पावर ट्रांसमिशन के, उसमें कि हमें इन सम्स को सॉल्व करने के लिए हर हाल में थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट फाइंड आउट करना पड़ता है। हाँ, थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट फाइंड आउट करते हैं तो उसमें VTH पता करते हैं और ZTH पता करते हैं। ZTH मदद करता है ZL पता करने में, क्योंकि ZTH का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ही ZL होता है, और VTH हमें मदद करता है PL मैक्स को पता करने में। तो अभी चलिए मैं थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट का पहले ZTH पता कर लेती हूँ, क्योंकि पहले मुझे ZL पूछा गया कि कितना ZL होना चाहिए ताकि मैक्सिमम पावर ट्रांसमिट हो चुके। तो मैं थेवेनिन इम्पिडेंस पहले फाइंड आउट कर रही हूँ। तो थेवेनिन इम्पिडेंस फाइंड आउट करना है तो जो भी सर्किट गिवन रहता है उसमें जो लोड पॉइंट्स रहते हैं, जिसके बीच में लोड कनेक्टेड रहता है, उसको तो ओपन रखना है, उसे तो ओपन रखना है, और जितने भी सोर्सेस है उन्हें डीएक्टिवेट कर देना है। अब ये वोल्टेज सोर्स है तो इसे डीएक्टिवेट करना मतलब 0 वोल्ट्स हो जाना, और 0 वोल्ट्स का मतलब शॉर्ट सर्किट होता है। तो देखिए मैंने शॉर्ट अप्लाई कर दिया इस वोल्टेज सोर्स की जगह। ये J24 लगा हुआ है, 12 ओम्स ये लगा हुआ है रेजिस्टेंस, 21 ओम्स ये लगा हुआ है, 30 ओम्स ये लगा हुआ है, J60 ये लगा हुआ है, 50 ओम्स ये लगा हुआ है। इस सर्किट को देखकर मैं इसे A और B पॉइंट दे रही, तो मैं इस टर्मिनल को C पॉइंट दे देती हूँ, और ये C है तो शॉर्ट हो जाने की वजह से ये भी C होगा। ठीक है, तो ये भी C है पूरा, ये भी C है, मतलब यहाँ पर 3 ही टर्मिनल से या 3 ही नोड्स को मैं नाम दे सकती हूँ A, B और C। और इस सर्किट में मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि कौन किसके पैरेलल है, बिल्कुल क्लियर नहीं हो रहा है। तो मैं क्या करूंगी, इस सर्किट को रीड्रॉ कर देती हूँ। तो रीड्रॉ करते टाइम पहले मैं A, B और C 3 डॉट्स बना लूंगी, ऐसे 3 डॉट्स A, B, C बना लूंगी, और फिर जो रेजिस्टेंस जहां है, जो इम्पिडेंस जहां है, वैसे मैं कनेक्ट कर दूंगी। तो देखिए A और C के बीच में 12 और J24 है, तो A और C के बीच में J24 और 12 कनेक्ट कर दिया, और A और C के बीच में 21 है, तो ये A और C के बीच में 21 कनेक्ट कर दिया। अब इसके बाद B और C के बीच में 50 ओम्स कनेक्टेड है, तो B और C के बीच में 50 ओम्स कनेक्ट हो गया, और B और C के बीच में 30 और J60 है, 30 और J60 कनेक्ट कर दिया। अब मुझे समझ में आ रहा है कि कनेक्शन किस टाइप का है। अब मैं समझ पा रही हूं। तो एक इम्पिडेंस मुझे मिल रहा है A और C के बीच में, इनके कॉम्बिनेशन से, और एक इम्पिडेंस मुझे मिल रहा है B और C के बीच में, इनके कॉम्बिनेशन से। तो चलिए इस वाले इम्पिडेंस को नाम मैं ZSC दे देती हूँ, और B और C के बीच के इम्पिडेंस को नाम मैं ZBC बोल देती हूँ। तो मैं ZSC पहले फाइंड आउट करूँ, तो वो ZSC जो होगा, वो ZSC इक्वल टू जो होगा, ये वाला ZAC है, वो इक्वल टू होगा 21 पैरेलल टू 12 प्लस J24, 21 पैरेलल टू 12 प्लस J24 इतना होगा। अब ये पैरेलल कॉम्बिनेशन मतलब 21 इंटू दिस अपॉन 21 प्लस 12 प्लस
इन दोनों का एडिशन, तो 21 + 12 + J24 हो जाएगा। वो ZAC में यहाँ पर 21, अब मैंने ये जो रेक्टेंगुलर दिया हुआ है रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट, उसको मैंने पोलर में कन्वर्ट कर लिया है। तो 12 + J24 आप लोगों को कैलकुलेटर से रेक्टेंगुलर टू पोलर और पोलर टू रेक्टेंगुलर ट्रांसफॉर्मेशन आता ही होगा। अभी 1-2 वीडियोस के बाद ही मैं AC पढ़ाने जा रही हूँ, तो उसमें आपको कैलकुलेशंस और डिटेल में बताऊंगी। ऑनलाइन भी कैलकुलेटर अवेलेबल रहते हैं रेक्टेंगुलर टू पोलर और पोलर टू रेक्टेंगुलर ट्रांसफॉर्मेशन के। उसमें रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट आपको एंटर करना पड़ता है, तो इसकी वजह से पोलर अपने आप वो कैलकुलेट करके दे देता है। ऑनलाइन कैलकुलेटर अवेलेबल है। तो 21 एज इट इज लिखा, 12 + J24 की वजह से पोलर आया मैग्नीट्यूड 26.83 और एंगल आ गया 63.44, और डिवीजन में इन दोनों के सम से आया 33 और इमेजिनरी है J24, तो 33 + J24 को एंटर किया ऑनलाइन कैलकुलेटर में, तो मुझे पोलर मिला 40.8 और एंगल 36.03। रेक्टेंगुलर से मैंने पोलर में ट्रांसफॉर्मेशन इसलिए किया क्योंकि डिवीजन जो है वो पोलर के साथ ज़्यादा आसान होता है, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन। तो डिवीजन में 26.83 डिवाइडेड बाय 40.8 इंटू 21 किया तो 13.81 आया। इन तीनों की वजह से 21 इंटू 26.83 डिवाइडेड बाय 40.8, इन तीनों की वजह से आया 13.8। और एंगल हमेशा न्यूमरेटर एंगल से डिनोमिनेटर एंगल सब्ट्रैक्ट होता है, तो 63.44 में से 36.03 सब्ट्रैक्ट हुआ तो 27.41 आया। ये आपका टोटल ओम से पोलर में किसकी वैल्यू, ZAC की वैल्यू पोलर में कितनी आई है, 13.81, एंगल 27.41 ओम्स आई है। अब फिर से ऑनलाइन कैलकुलेटर में हम इसे पोलर टू रेक्टेंगुलर ट्रांसफॉर्मेशन कर लेते हैं। तो 13.81 ऑनलाइन कैलकुलेटर में R की वैल्यू डाली, थीटा की वैल्यू 27.41 डाली, तो हमें मिल जाएगा 12.26 + J6.35, इतना आ जाएगा रेक्टेंगुलर, मतलब रियल पार्ट 12.26 और इमेजिनरी पार्ट 6.35, इतना आ गया। ऐसे ही अब मैं ZBC की वैल्यू फाइंड कर रही हूँ, तो ZBC की वैल्यू होगी 50 पैरेलल टू 30 + J60, 50 पैरेलल टू 30 + J60। इसको ओपन करके कैलकुलेट करेंगे तो 50 इंटू 30 + J60 आएगा और डिवाइडेड बाय दिस प्लस दिस, मतलब 80 + J60 आ जाएगा। अब यहाँ पर मैंने 0 कैंसिल आउट कर दिया है, तो 5 इंटू 30 + J60 मतलब 150 + J300 होगा, और डिविजन में 8 + J6 है। फिर से मैंने 2 से ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया, तो ये 75, ये 150, ये 4 और ये 3 आ गया। फिर रेक्टेंगुलर को पोलर में ट्रांसफॉर्म किया। 167.71 को अगर हम 5 से डिवाइड करते हैं तो 33.54 आता है, और 63.43 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 36.87 से, तो 26.56 आएगा। मतलब 36.87 को सब्ट्रैक्ट करें 63.43 से तो 26.56 आएगा। न्यूमरेटर एंगल से डिनोमिनेटर एंगल सब्ट्रैक्ट होगा। तो ये जो है ZBC की पोलर वैल्यू आ गई। और फिर अब हम ऑनलाइन कैलकुलेटर में इस पोलर से रेक्टेंगुलर ट्रांसफॉर्मेशन करके ZBC की ओम्स वैल्यू रियल और इमेजिनरी पार्ट में निकाल लिया, तो वो ऐसा आया। अब हमें दिख रहा है कि A और B के बीच में ZTH जो है, थेवेनिन्स इम्पिडेंस जो है, वो इन दोनों का एडिशन है। तो ZAC प्लस ZBC जो है किया, मतलब 12.26 + 30 को ऐड किया तो 42.26 आया, और J6.35 को ऐड किया 15 से तो 21.357, इतना रेक्टेंगुलर आया। तो ये वैल्यू हो गई थेवेनिन्स इंटरनल इम्पिडेंस की। अब इसकी कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट वैल्यू मतलब 42.26 और इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देंगे तो -J21.357, ये वैल्यू हो जाएगी ZL की। ये वैल्यू हो चुकी ZL की। इतना ZL हमें रखना पड़ेगा, तब मैक्सिमम पावर ट्रांसमिट करेगा सर्किट।
कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट का मतलब होता है रियल पार्ट का साइन चेंज नहीं करना है, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना है। तो ये आपकी वैल्यू हो चुकी है जेड इंटरनल की वैल्यू ये थी, उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट किया तो ZL की वैल्यू ये हो गई। अब मैं आपको ZTH फाइंड आउट करके बता चुकी हूँ, अब मैं आपको VTH फाइंड आउट करना बताती हूँ। VTH फाइंड आउट करना है तो यहाँ पर मैं वापस से सोर्स कनेक्ट कर देती हूँ जिसकी वैल्यू है 10∠0, और माना कि ये करंट इधर से डिलीवर कर रहा है तो एक करंट, दो पैरेलल पाथ मिलेंगे, टोटल करंट I करंट आया, ये I करंट का एक हिस्सा इधर से फ्लो होगा, दूसरा इधर से फ्लो होगा। इस वाले करंट को मैं I1 बोल रही हूँ और इस वाले करंट को मैं I2 बोल देती हूँ, इस वाले करंट को मैं I2 बोल देती हूँ। अब मुझे A और B के बीच में ओपन सर्किट वोल्टेज पता करना है, जहाँ पे मुझे ZL कनेक्ट करना है उन पॉइंट्स को मुझे ओपन ही रखना पड़ेगा, और एक्टिव सर्किट में मतलब सारे सोर्सेस कनेक्टेड है, उन हालातों में इन टर्मिनल्स के बीच में कितना ओपन सर्किट वोल्टेज डेवलप हो रहा है वो मुझे फाइंड आउट करना है, वही मेरा VTH होगा। तो चलिए वही पता करके बता देती हूँ मैं आपको। यहाँ पर VTH जो है वही ओपन सर्किट वोल्टेज है। थेवेनिन्स वाले मेरे वीडियोस को आप देखिएगा, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे VTH अलग अलग सर्किट्स के लिए फाइंड करते हैं। नॉर्टन्स थ्योरम का भी मैंने प्रॉब्लम सॉल्विंग किया है, थेवेनिन्स थ्योरम की भी प्रॉब्लम सॉल्विंग की है। नॉर्टन्स में IN फाइंड आउट करते हैं और ZN फाइंड आउट करते हैं, थेवेनिन्स में VTH फाइंड आउट करते हैं और ZTH फाइंड आउट करते हैं। ZTH और ZN सेम है, और लेबोरेटरी में कैसे फाइंड आउट करते हैं ZN या ZTH वो भी मैंने बताया था, वो मोस्टली डिपेंडेंट सोर्सेस की केस में करते हैं। चलिए अब यहाँ पर मैं आपको A और B के बीच में ओपन सर्किट वोल्टेज फाइंड आउट करना बताती हूँ। पर सबसे पहले मैं क्या कर रही हूँ, इस I की वैल्यू फाइंड आउट कर रही हूँ, फिर मैं I1 की वैल्यू फाइंड आउट करूँगी, फिर मैं I2 की वैल्यू फाइंड आउट करूँगी। क्यों ऐसा? क्योंकि जब इनमें से बहने वाले करंट्स मुझे पता चलेंगे तभी मुझे इसके अक्रॉस का ड्रॉप पता चलेगा, और इसमें से बहने वाला करंट पता चलेगा तभी इसके अक्रॉस का ड्रॉप पता चलेगा। और जब इन दोनों के अक्रॉस के ड्रॉप्स में पता कर लूँगी तो इस छोटे से एब्स्ट्रैक्ट सर्किट के लिए मैं यहाँ का VAB ओपन सर्किट वोल्टेज पता कर लूँगी KVL लगाकर। आप कहेंगे यहीं पर क्यों, यहाँ क्यों नहीं? यहाँ भी मैं वो सेम चीज़ कर सकती हूँ, इसके अक्रॉस का ड्रॉप, इसके अक्रॉस का ड्रॉप, यहाँ तो ज़ीरो ही है तो मैं VAB पता कर सकती हूँ। पर यहाँ पे अगर मैं वोल्टेज ड्रॉप पता करने लगी तो अननेसेसरीली कॉम्प्लेक्स वाला कैलकुलेशन बहुत लेंदी हो जाएगा, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट वाला। यहाँ पे मुझे ऑब्जर्व हो रहा है कि सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस है, कॉम्प्लेक्स पार्ट नहीं है, सिर्फ रियल पार्ट है 21 और 50 ओम्स। तो क्यों ना मैं सम सॉल्व करने में जो भी मेरी फाइंडिंग्स मुझे चाहिए उसके लिए मैं आसान तरीका अपनाऊँ ना सर्किट सॉल्व करने का। तो इसके अक्रॉस का वोल्टेज और इसके अक्रॉस के वोल्टेज का अलजेब्रिक सम मुझे VAB दे देगा, इसके अक्रॉस का वोल्टेज और इसके अक्रॉस का वोल्टेज भी मुझे VAB के अक्रॉस का अलजेब्रिक सम दे देगा। दोनों से आंसर सेम ही आ जाएगा, पर लेंदी प्रोसेस कौन सी वाली हो जाएगी? यहाँ वाली, और यहाँ वाली प्रोसीजर मेरी आसान हो जाएगी। पर उससे पहले की प्रोसीजर, यही टिप मैं देना चाह रही थी सर्किट को लेकर। अब यहाँ पर फिर भी सबसे पहले मैं क्या फाइंड करना चाहूँगी? I1 और I2, तभी तो मैं इनके अक्रॉस के ड्रॉप्स पता कर पाऊंगी। चलिए I पता करना है तो इस सर्किट को मैं ऐसे ले सकती हूँ, ये Z1 है, ये Z2 है, और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से Z इक्विवेलेंट आएगा। तो अभी मेरा टारगेट है Z इक्विवेलेंट फाइंड करना। ये वोल्टेज सोर्स की वैल्यू 10∠0 है, पर ये I की वैल्यू जो होगी वो हो जाएगी 10∠0 डिवाइडेड बाय Z इक्विवेलेंट। और आप ये ध्यान रखिए कि Z इक्विवेलेंट ZTH नहीं है, ये Z इक्विवेलेंट उन हालातों का है जब सर्किट एक्टिवेटेड है। ये उन हालातों का Z इक्विवेलेंट है जब सर्किट एक्टिवेटेड है, मतलब किसी सोर्स को मैंने डीएक्टिवेट नहीं किया है
और ZTH जब हम फाइंड करते तो हम सर्किट के सारे सोर्सेस को डीएक्टिवेट कर देते, मतलब वोल्टेज सोर्स को 0 वोल्ट्स कर देते और करंट सोर्स को 0 एम्पियर्स कर देते। तो उस तरीके से यहाँ पर हमारे पास I की वैल्यू इस सर्किट में, ये वोल्टेज सोर्स जो डिलीवर करेगा I की वैल्यू वो 10 एंगल 0 डिवाइडेड बाय Z इक्विवेलेंट होगी। तो अब मेरा पूरा टारगेट है फिलहाल Z इक्विवेलेंट पता करने का। Z इक्विवेलेंट जब पता चल जाएगा तब मैं I पता कर पाऊंगी, और I जब पता कर लूंगी तब मैं I1 और I2 को फाइंड कर पाऊंगी। प्रॉब्लम आप लोगों को लेंदी जरूर लग रहा होगा, पर ऐसी सर्किट में कॉम्प्लेक्स टर्म्स को हैंडल करना पड़ता है, रेक्टेंगुलर टू पोलर, पोलर टू रेक्टेंगुलर, ये सब करना पड़ता है, तो सम थोड़ा सा लेंदी होता ही है। अब मैं Z इक्विवेलेंट पता करना चाह रही हूँ। इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन जो होगा वो Z इक्विवेलेंट होगा। पहले Z1 तो देख लें। Z1 जो है वो 12 प्लस 21 प्लस J24 है, इसकी वैल्यू 33 प्लस J24 हो जाएगी। और Z2 की वैल्यू है 30 प्लस 50 प्लस J60, मतलब 80 प्लस J60 हो जाएगी। ये Z1 और Z2 की वैल्यू है। अब Z इक्विवेलेंट आपको दिख रहा होगा, Z1 पैरेलल टू Z2, ये जो होगा वो Z इक्विवेलेंट है, मतलब Z1 इंटू Z2 अपॉन Z1 प्लस Z2, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन का रिजल्टेंट होता है इम्पिडेंस या ओम्स का। Z1 कितना है 33 प्लस J24, और ये है 80 प्लस J60 अपॉन इन दोनों का सम लिया तो 33 प्लस J24 प्लस 80 प्लस J60 ये आया। इसके बाद मैंने बोर्ड रब करके सारी स्टेप्स लिख दी है, क्योंकि ये जो है कॉम्प्लेक्स वाला जो कैलकुलेशन होता है बहुत लेंदी होता है। तो ये एक्सप्रेशन J इक्विवेलेंट का था। अब ये दोनों रेक्टेंगुलर में और नीचे भी रेक्टेंगुलर में, तो मैंने 33 इंटू 80 किया तो 2640 आया, 33 इंटू 60 किया तो 1980 आया, 24 इंटू 80 किया तो 1920 आया, मतलब 1920, और 24 इंटू 60 किया तो 1440 आया। पर J इंटू J जो होता है वो -1 होता है, J स्क्वायर, तो ये माइनस आ गया। डिनोमिनेटर में 33 प्लस 80 से 113 आ गया, J24 प्लस 60 से J84 आ गया। अब इसका पूरा न्यूमरेटर का एक रेक्टेंगुलर मतलब रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट आ गया, और डिनोमिनेटर में तो है ही रियल और इमेजिनरी। इसे पोलर में ट्रांसफॉर्म कर लिया ऑनलाइन कैलकुलेटर से, इसे पोलर में ट्रांसफॉर्म कर लिया। मैं अगले कुछ वीडियोस के बाद आपको पोलर टू रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर टू पोलर ऑन पेपर मैन्युअली कैसे करते हैं वो मैं समझा दूंगी, क्योंकि मुझे अभी AC वाले सर्किट्स और AC सर्किट्स वाला पार्ट हैंडल करना है। 1200 और J3900 की वजह से पोलर इतना आया, और 113 प्लस J84 की वजह से पोलर इतना आया। पोलर में मैग्नीट्यूड्स का डिवीजन हो गया तो 4080.44 की डिवाइडेड बाय 140.8 से 28.98 आया, और एंगल जो है वो न्यूमरेटर एंगल से डिनोमिनेटर एंगल सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 72.8 डिग्रीज माइनस 36.66 डिग्रीज से 36.23 इतना ओम्स आया। तो इक्विवेलेंट जो इम्पिडेंस यहाँ पे सर्किट मैंने बनाया था पूरे इसका इक्विवेलेंट इम्पिडेंस जो आया Z इक्विवेलेंट वो उतना आ गया 28.98। अब मुझे करंट I पता करना है, तो मैं एक्चुअली मेरे पास सर्किट कैसा है, ये सोर्स और ये Z इक्विवेलेंट ऐसा सर्किट है। तो I पता करना है तो वोल्टेज डिवाइडेड बाय Z इक्विवेलेंट किया तो वोल्टेज 10 एंगल 0 है, डिवाइडेड बाय Z इक्विवेलेंट किया तो मेरे पास एंगल 10 डिवाइडेड बाय 28.98 किया। मैग्नीट्यूड का डिवीजन किया तो 0.33 और 0 माइनस 36.23 मतलब माइनस 36.23 एम्पियर्स ये करंट है। अब मुझे यहाँ से बहने वाला करंट I1 पता करना है, तो मुझे नेबरिंग पाथ का इम्पिडेंस पहले लेना पड़ेगा, और डिवीजन में दोनों पाथ के इम्पिडेंसेस का सम इनटू टोटल करंट जो दोनों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है। ये मैंने वही रूल अप्लाई किया है जो पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट डिवीजन का रूल है। प्लीज़ आप मेरे पुराने DC सर्किट से रिलेटेड प्लेलिस्ट देखिएगा, वहाँ पे मैंने सीरीज पैरेलल कनेक्शन से रिलेटेड करंट का डिवीजन और वोल्टेज का डिवीजन आपको समझाया हुआ है। तो इसे जब हमने सॉल्व किया तो ये पूरा आया है 0.23 एंगल माइनस 36.02। Z2 की वैल्यू कॉम्प्लेक्स में, I की वैल्यू पोलर में, Z1 Z2 कॉम्प्लेक्स में,
इसे पोलर में कन्वर्ट कर लिया, इसे पोलर में कन्वर्ट कर लिया। अब सब तीनों पोलर में आ गए, ये सब पोलर में। तो 100 इंटू 0.33 डिवाइडेड बाई 140.80 ये एक वैल्यू आ जाएगी। और एंगल्स का मल्टीप्लिकेशन वाले क्वांटिटीज के एंगल्स का एडिशन होता है, तो 36.87 प्लस माइनस 36.23, तो माइनस 36.23 ही आएगा। और ये वाला 36.66 माइनस के साथ हो जाएगा। तो इसकी वजह से मैग्नीट्यूड आ गया 0.23 और इन तीनों के अलजेब्रिक सम से एंगल आ गया माइनस 36.02। ये एम्पियर्स में होगा क्योंकि I1 करंट की वैल्यू है। I2 करंट की वैल्यू कैसे होगी? टोटल I में से I1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो I2 आ जाएगा। तो मैंने I में से I2 को सब्ट्रैक्ट किया, तो I की वैल्यू ये है जो हमने निकाली थी 0.33 और एंगल माइनस 36.23, और I2 की वैल्यू 0.23 36.02 है। अब इसे भी मैंने रेक्टेंगुलर में, क्योंकि यहाँ पे मुझे दोनों पोलर्स का सब्ट्रैक्शन करते नहीं बनेगा, तो मैं इसको भी रियल और इमेजिनरी पार्ट में ट्रांसफॉर्म कर लूँगी, इसको मैं रियल और इमेजिनरी पार्ट में ट्रांसफॉर्म कर लूँगी। तो रियल का अलजेब्रिक सम हो जाएगा, इमेजिनरी का अलजेब्रिक सम हो जाएगा। तो फाइनली कॉम्प्लेक्स में मुझे रियल पार्ट 0.08 प्लस J.33 इमेजिनरी पार्ट आ गया, और पोलर में करूँ तो ये है। दोनों वैल्यूज निकाल के इसलिए रख ली क्योंकि कैलकुलेशन में मल्टीप्लिकेशन डिवीजन हो तो पोलर काम आता है, और एडिशन सब्ट्रैक्शन हो तो रेक्टेंगुलर काम आता है। ठीक है, अब I2 की वैल्यू आ गई। अब मेरा जो सर्किट था, मुझे यहाँ पर वोल्टेज, ओपन सर्किट वोल्टेज लेना था, तो मैंने ये वाला सर्किट उठाया है। इससे बहने वाला I2 करंट है। ये वाला जो सर्किट है AB का, वो ये वाला है। A प्लस पोलैरिटी पर, B माइनस पोलैरिटी पर, इसके बीच के वोल्टेज को नाम मैंने VAB दे दिया। और यहाँ प्लस माइनस किस हिसाब से लिया? I1 करंट इधर से एंटर कर रहा है, ऐसे जा रहे हैं, तो 21 के लेफ्ट में प्लस आएगा और राइट में माइनस आएगा। किसी भी कंपोनेंट में करंट जिस तरफ से एंटर करता है वहाँ प्लस साइन देते हैं। यहाँ पे 50 ओम्स में भी करंट लेफ्ट से एंटर कर रहा है, तो प्लस लेफ्ट में आया, राइट में माइनस आया। अब यहाँ पर मैं KVL अप्लाई कर रही हूँ क्योंकि मुझे VAB की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और वही मेरा VTH होगा। तो मैंने KVL अप्लाई किया। तो KVL अप्लाई करने के लिए मैंने एक तरीका सिखाया हुआ है कि इमेजिनरीली चलिए उस सर्किट में, और जिस भी वोल्टेज को आप ट्रेस करें, क्रॉस करें, उसके प्लस की तरफ जा रहे तो उस वोल्टेज के मैग्नीट्यूड के साथ प्लस लिखिए, और माइनस की तरफ जा रहे तो माइनस लिखिए। मैंने ऐसे चलना शुरू किया, VAB के प्लस की तरफ जा रही हूँ तो प्लस VAB लिखा। फिर मैं 21 इंटू I1 के माइनस की तरफ जा रही हूँ, ऐसे माइनस की तरफ जा रही हूँ। फिर यहाँ 0 वोल्टेज है, और फिर 50 इंटू I2 के प्लस की तरफ जा रही, तो प्लस 50 I2। 21 के अक्रॉस का ड्रॉप जो होगा वो 21 इंटू I1 है, और 50 ओम्स के अक्रॉस का ड्रॉप जो है वो 50 I2 है। माइनस की तरफ जा रहे तो माइनस साइन, प्लस की तरफ जा रहे तो प्लस साइन, ऐसे करके KVL इक्वेशन इक्वल टू 0 करके लिख दी। VAB जो होगा वो इस तरफ रखा, बाकी दोनों क्वांटिटीज उधर कर दी, I1 I2 की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी, पूरा सॉल्व किया। तो फाइनली हमारे पास VAB जो आया वो इतना आया, और VAB ही VTH है, इतना आ गया। अब हमें PL मैक्स पता करना है, तो PL मैक्स पता करने के लिए फॉर्मूला हमें मालूम है, VTH स्क्वायर PL मैक्स जो होता है वो VTH मैग्नीट्यूड का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4RL या R इंटरनल कह लीजिए। तो VAB VTH का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? तो वो होगा 0.09 होल स्क्वायर प्लस 19.34 होल स्क्वायर का अंडर रूट, और फिर इसका स्क्वायर, ये VTH होगा। और VTH स्क्वायर किया तो ये अंदर VTH है, मतलब रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, और उसका अंडर रूट VTH की वैल्यू होगी, VTH का मैग्नीट्यूड होगा, और स्क्वायर कर दिया उसका। और 4 इंटू R इंटरनल मतलब 42.26, RL की वैल्यू 42.26 है। ये मैनुअल वाला तरीका है कि रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर और उसका अंडर रूट करते तो पोलर का ये वाला कंपोनेंट आ जाता है। मतलब अगर मुझे यहाँ पर देखें कि 80 और 60 का 80 स्क्वायर प्लस 60 स्क्वायर अंडर रूट करे तो 100 ही आएगा। 113 स्क्वायर प्लस 84 स्क्वायर करेंगे और उसका अंडर रूट लेंगे तो 140.8 ही आएगा।
तो उसी तरीके से यहाँ पर मैंने मैन्युअली VTH का मैग्नीट्यूड, इस VTH का मैग्नीट्यूड पता किया है और उसका स्क्वायर कर दिया और डिवीजन में 4 इंटू आर इंटरनल मतलब 42.26 हो गया। जब इसको सॉल्व करेंगे तो पूरा 2.21 वॉट्स होगा और इतनी मैक्सिमम पावर ट्रांसमिट होगी जब ZL की वैल्यू आर इंटरनल के कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के बराबर होगी। बाकी कोई भी ZL लगाए आप, इससे कम ही मैक्सिमम, इससे कम ही पावर ट्रांसमिट होगी। मैक्सिमम तो सिर्फ ZL की केस में जिसकी वैल्यू ये है, इस केस में जितनी भी पावर ट्रांसमिट होगी वो मैक्सिमम है, बाकी किसी भी ZL की वैल्यू के लिए पावर की वैल्यू कम ही होगी। आज का सम लेंदी था क्योंकि कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन था और मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स इस चीज़ के भी दूंगी कि आप बिना गलती किए इन कैलकुलेशंस को कैसे कर सकते हैं एग्जाम टाइम में। तो आप एक्चुअल रेगुलर प्रैक्टिस के दौरान भी कॉम्प्लेक्स की प्रैक्टिस, कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन की प्रैक्टिस वैसे ही करिएगा। तो उम्मीद है आपको मेरा आज का कंटेंट पसंद आया होगा। तो प्लीज़ मेरे आज के वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे व्यूज़ बढ़ाइए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए। ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा ताकि मैं और अच्छा कंटेंट आप लोगों के लिए लेकर आऊँ और मैं इनकरेज्ड फील हूँ। थैंक यू।